Regards from Arya Institute of English Medium. Now we are going to start chapter number 8, Natural Resources. Human need can be satisfied partially or completely through a resources. There are thousands of the elements in the nature, but we cannot call all them as resources. सबको resources के form में हम consider नहीं कर सकते. These elements can be called as resources only when these are utilized by man through a special knowledge and एक्सपीरियंस. अगर एक्सपीरियंस के साथ और उसको जुडिशियसली नॉलेज के साथ अगर किसी को यूज़ किया जाए देन इट इज़ कॉल्ड एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, देन दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. तो कोई भी चीज़ को हमने अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है. द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड by the man and has a physical as well as an intellectual capacity to utilize them can be called as resources. In this way, anything which is used to fulfill a human need becomes a resources in an ancient time. तो पुराने ज़माने में जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे उसको रिसोर्सेज के फॉर्म में काउंट किया जाता था. अगर यही थिंग्स को फुलफिल किया जाए तो रिसोर्सेज बोला जाएगा. इन एंशिएंट टाइम मैन डिड नॉट नो अबाउट द मिनरल्स. तो मिनरल्स जो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो थे उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानता था. बट इट इज इन द लैंड, सो दीज आर नॉट बी ए रिसोर्सेज एट दैट टाइम. तो वो टाइम के लिए वो रिसोर्सेज नहीं थे. बट इन ए करंट इरा दे आर एबल टू डी दैट, दे आर एबल टू डू द प्यूरिफिकेशन एंड नाउ इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज. बट टुडे दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड डेवलपमेंट टेक्निक ऑफ द माइनिंग. तो माइनिंग जैसे जैसे डेवलप होते गया तो that metals which right now we are getting is used as resources. So the natural resources should have both virtue of a utility and capability to work. The resources are made of the interaction of these three. तो कौन सी तीन चीज़ों को मिला के रिसोर्सेज कंसिडर किया जाता है. ह्यूमन बीइंग ने अपने कल्चर के हिसाब से जो चेंज करके नेचर के पास से लिया देन इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज. एक आएगा नेचर, सेकंड एट द सेंटर इज अ मैन एंड साथ में आता है दैट इज अ कल्चर. नाउ यूज ऑफ द रिसोर्सेज कैसे करेंगे. रिसोर्सेज आर यूज टू अस इन अ मेनी वे. वी लर्न अबाउट इट्स ए रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ. ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम ए एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन कहाँ पे जाएगा फाइनल सोर्स इज. जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे कि फूड के लिए हमारा बेसिक रिसोर्सेज इज सनलाइट. अगर सनलाइट नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फूड इज नॉट एबल टू प्रिपेयर द प्लांट इज नॉट एबल टू प्रिपेयर द फूड एंड लास्टली वी आर गोइंग टू फेस ए प्रॉब्लम रिलेवेंट टू द फूड. सेम यहाँ पे भी रिसोर्सेज जो नेचुरल अवेलेबल हो गए उसी पे ही डिपेंड करेगा. नाउ यहाँ पे एग्रीकल्चर टू ए इंडस्ट्रियल यूटिलिटी डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. लेट अस नो मोर अबाउट इट. तो उसके अंदर एक आएगा रिसोर्सेज. तो एज ए फूड तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन आर कंपाइल्ड बाय ए वेरियस रिसोर्सेज. फ्रूट ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू ए एग्रीकल्चर, मिल्क है एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट ऑब्टेन थ्रू ए डोमेस्टिक एनिमल, फिश है, अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम ए रिजर्वियर्स, हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बी एक्सेट्रा आर यूज्ड एज ए फूड आइटम. ये हो गए रिसोर्स फॉर ए फूड. रिसोर्स एज ए सोर्स ऑफ ए रो मटेरियल, रो मटेरियल के सोर्स के फॉर्म में यूज करना. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन अ प्रॉपर वे. यहाँ पे वेरियस गुड ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट, वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम कहाँ से एनिमल, मिनरल और एक्सेट्रा फ्रॉम द रो मटेरियल फॉर ए मैनी इंडस्ट्रीज. तो उसके पीछे एक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी. तो दैट इज कम्स इन अ रिसोर्सेज एज ए फूड हुआ एंड एज ए सोर्स ऑफ रो मटेरियल. थर्ड आएगा रिसोर्सेज एज एन एनर्जी रिसोर्सेज. तो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भी कॉल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये ज़्यादा करके रिसोर्स एज एन एनर्जी यूज होता है एज एन फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज एन डोमेस्टिक फ्यूल. बिसाइड्स ए एनर्जी कैन बी ए जनरेट थ्रू ए सोलर आइसोलेशन. विंड के बारे में हमने आगे पढ़ लिया इन साइंस स्ट्रीम के जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर. देन सी वेव्स के अंदर से
टाइड्स के अंदर से, एब्स के अंदर से एंड वाटरफॉल एक्सेट्रा। तो ये भी रिसोर्सेज के फॉर्म में ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट था, इट इज टोटली डिपेंड्स पैरेलली विथ दैट पर्टिकुलर पार्ट। नाउ टाइप ऑफ द रिसोर्सेज कैसे होते हैं, तो रिसोर्सेज ऑन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक ऑनरशिप, ऑनरशिप मतलब मालिकी का, के मालिका, तो बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, वापस से कैसे मिलता है उसके भी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द रिसोर्सेज एज द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू ए टेबल। तो पहले देखेंगे कि ओनरशिप क्या होता है, उसके बारे में डिटेल और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, तो ओन बाय एन इंडिविजुअल, या तो फैमिली के रिलेवेंट होता है, लाइक ए लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब क्या हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड है ना इंडिविजुअल रिसोर्सेज के मालिकी का होना। जिससे कोई लैंड ऑक्यूपाई किया जाता है बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके सन को मिलेगी, मीन्स माय फादर, तो इट इज गोइंग टू फ्रॉम वन जनरेशन टू ए अनदर, तो दैट इज कॉल्ड एन इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो वहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा या जो मैं प्लांटेशन करता हूँ, सबका जो आउटपुट होगा वो मुझे ही मिलेगा। सेकेंड इज कॉल्ड ना नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल मतलब राज्य के लिए, ओन बाय कंट्री और ए रीजन। आर्मी है तो देश के लिए काम करती है, तो सोसाइटी के लिए जो हेल्पफुल होते हैं वो रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ जो लेन देन होना और उसकी वजह से जो अर्निंग हो रही है, या वहाँ की कोई चीज़ जो यहाँ पे हमें मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड ना बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट विद दैट, तो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर अकाउंटिंग में आएगा। ग्लोबल रिसोर्स, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल रिसोर्सेज में ऑल फिजिकल और ए नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ए ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग के भलाई के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे इसका यूजेज किया गया। तो रिसोर्सेज ऑफ द कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसे पूरे वर्ल्ड के कोई भी कंट्री उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट कम्स इन अ पार्ट नंबर 3। तो हमने 3 चीज़ों के बारे में देखा, एक इंडिविजुअल, देन नेशनल राज्य की संपत्ति हो जाती है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए दैट इज कॉल्ड ना ग्लोबल रिसोर्सेज। नाउ हियर along with that definition is also given. Now we'll see about the other part. Now resources can be classified on the basis of their distribution. अभी कोई भी चीज़ हर एक जगह पे अवेलेबल हो वो पॉसिबल नहीं है। हियर नंबर 1 यूनिवर्सल रिसोर्सेज, हर जगह पे मिलना, तो हर जगह पे मिलना, तो यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो उसके अंदर 2 आ जाते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। या ऐसे तो नहीं है कि यूएसए में ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एंड इंडिया मोर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सली एंड इक्वली, तो वो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी इजीली अवेलेबल होता है, तो उसके अंदर अगर किया जाए तो इजीली अवेलेबल के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला आ जाएगा वाटर, लैंड एंड सॉइल, और उसके बाद आता है पेस्च्योर्ड लैंड, पेस्च्योर्स लैंड, तो ये एक लैंड का शायद यूटिलाइज हो रहा हो, या नॉन यूटिलाइज लैंड भी कई बार पड़े होते हैं, लाइक ये हिली माउंटेन रीजन है, उसके कोई यूजेज नहीं होते। नाउ रेयर रिसोर्सेज कौन से हो गए, रेयर रिसोर्सेज मतलब इट इज़ अवेलेबल इन पर्टिकुलर कंट्री ओनली इन ह्यूज प्रोपोर्शन, लेकिन दूसरी कोई कंट्री में अगर देखा जाए तो वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। दोज अवेलेबल एट ए लिमिटेड प्लेस, तो मिनरल लाइक ए कॉल है, पेट्रोलियम है, कॉपर है, गोल्ड है, यूरेनियम है एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिए तो कॉल इंडिया की बात करें तो इट इज़ अवेलेबल इन यूपी एंड बिहार की कुछ रीजन में ये अवेलेबल है, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन होल इंडिया, स्टेट वाइज अवेलेबल नहीं है। पेट्रोलियम की अगर हम बात कर ले तो जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे यू आर एबल टू गेट ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द क्रूड ऑयल, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल है, बट अवेलेबिलिटी और परसेंटेज इज़ अ वेरी लेस, सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, लेकिन ये भी तो रिसोर्सेज है। नेक्स्ट आता है दैट इज ए सॉलिटरी रिसोर्सेज, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेस इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में कहीं 2 ही जगह पे ये अवेलेबल हो। तो एक आता है क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट जो है वो
पूरे वर्ल्ड के अंदर बोला जाए तो अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड के अंदर ही मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एन सॉलिटरी रिजर्वियर्स, जो पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिले, उसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी फ्रीली नहीं होती। सो वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ द थिंग्स वेरी judiciously. Now you would understand the detail and two type of the resources can be classified by other method also, where in this can be classified into two type of the, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंसिडर करेंगे, दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एज पर देयर यूजेजेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। तो टाइम इंटरवल के बाद ये वापस से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम पे। इन अदर वर्ड्स दिस इज ए इनएग्जॉस्टिबल सोलर, इनएग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म नहीं होते। तो सोलर आइसोलेशन अगर कंसिडर करें तो विंड है, इट इज़ अवेलेबल यूनिवर्सली। बर्ड्स, एनिमल, बायो रिजर्वियर एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दीज आर कॉल्ड एज ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर कंसिडर करें तो विच कैन नॉट बी ए रीयूज्ड वंस दे आर यूज्ड, और दे नॉट कैन नॉट बी ए रिप्रोड्यूसेस और कैन नॉट बी ए रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म नहीं हो सकते इन ए नियर फ्यूचर। एक बार ख़त्म हो गए तो जल्दी से नज़दीक के फ्यूचर में हमें अवेलेबल नहीं होंगे। मिनरल है, अगर मैंने यूज़ कर लिया ख़त्म, कॉल सेम थिंग। नेचुरल गैसेस ख़त्म, then I am not going to get it once again. It will take a thousands or lakhs of the years. So that is a long process. So this is called as a non-renewable. Petroleum है etc. are included in this category. तो ये वो कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। Now इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What we can do at our level? तो we have to do a planning for that particular resources. That is called as planning and कंजर्वेशन। ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ह्यूमन नीड्स एंड ए अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ह्यूमन बीइंग का तो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डे बाय डे इंक्रीज होते जाता है, बट जो रिसोर्सेज है अर्थ क्रस्ट पे वो तो लिमिटेड ही रहेंगे। तो ड्यूरिंग ए लास्ट 100 years usages of the resources has increased very much due to the एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितना साइंस का डेवलपमेंट होते जाता है, न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स हैज बीन यूज इन अ रेगुलर बेसिस, एंड ड्यू टू ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सीवियर इम्प्लांटेशन will have to be a experience in a future if a serious thought is not given to the matter। तो अगर कोई भी सोर्सेज है, अगर मैं हैप्पीली अगर यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़े टाइम के अंदर उसके ख़त्म होने के चांसेस होते। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज शुड बी ए कंजर्व एंड शुड बी ए यूज रेशनली। रेशनली मतलब इन ए प्रॉपर वे, जहाँ पे लगे कि इसकी नीड है वहीं पे यूज़ करना है। जब हार्डली यूज़ करेंगे देयर में बी चांसेस इट इज़ गोइंग टू बी ए फिनिश विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए scarcity of a resources. If the resources are exploited at the current rate where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. It includes things like a rational usages, it's a conservation and reusages. When there is a danger of a existence of the life of a tree or a human life, the argument made for it is called as a conservation. Now let us understand about the planning and conservation of the resources in detail. First of all, gather information about the availability of a utilized, unutilized and a probable resources of any region or a country as a unit. तो अगर पूरी कंट्री को कंसिडर किया जाए तो 3 टाइप के अंदर इसको क्लासीफाई कर देंगे हम सोर्सेज को। एक अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलाइज, यानी जो पहले यूज़ कर चुके हैं रिसोर्सेज। सेकंड नंबर के अंदर अभी तक है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, दैट इज कॉल्ड ना अनयूटिलाइज। एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज, यानी मिलने की शक्यताएँ है तो प्रोबेबल रिसोर्सेज हम डेवलप
कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है द रिसोर्सिस विच आर लिमिटेड और ए नॉन रिन्यूएबल। तो एक नॉन रिन्यूएबल का ग्रुप जो होता है उसको अलग से क्लासीफाई करेंगे एंड शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज देम। जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे इसका यूटिलाइज करेंगे। अगर हेपाटाइटली यूज़ किया देन देयर मे बी चांसेस इट इज़ गोइंग टू बी गेट फिनिश। थर्ड, attempt should be made to develop those resources and the quantity of which can be increase। तो हम सबसे पहले फोकस यहाँ पे ही करेंगे, डेवलप दोज रिसोर्सेज, वही रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे कि जिसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर इंक्रीज करेंगे तो हम वो चीज़ें जहाँ पे उसका स्केर्सिटी है या कमी है वहाँ पे उसको फुलफिल कर पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूँ, सपोज इंडिया जैसा कंट्री है जहाँ पे फूड प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, वीट का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में, तो आई विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट कि जिससे वहाँ पे मैं मैक्सिमम आउटपुट ले सकूँ वीट का क्रॉप प्रोडक्शन का और उसको दूसरी जगह सप्लाई कर सकूँ। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर थिंग्स। द रिसोर्सेज विच आर ए चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी ए वेस्टेड। जो सस्ते हैं या इकोनॉमिकल मिल रहा है तो उसका हम वेस्ट नहीं करेंगे, बट इंस्टेड दे शुड बी यूज स्पेरिंगली फॉर ए फ्यूचर यूज़। लेकिन हम उसको कैसे करेंगे, स्पेरिंगली यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी वेस्टेज बढ़ेगा तो इट इज़ गोइंग टू पॉल्यूट द नेचर ना, तो उसके बदले उसका स्पेरिंगली यूज़ करिए। ज़रूरत है ऐसे SOS यूज़ करूँ तो उससे वजह से तो क्या हो जाएगा, हमारे फ्यूचर के लिए वो चीज़ अभी भले इकोनॉमिकल हो लेकिन मेरी नेक्स्ट जनरेशन को वो मिल पाएगी। इफ आई विल यूज दैट पर्टिकुलर थिंग हैपाजार्डली देन देयर मे बी चांसेस इट इज़ गोइंग टू बी गेट फिनिश या वैनिश्ड हो जाएगी, या तो कॉस्टिंग विल बी मोर एट दैट टाइम। सो दैट थिंग आई हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी ए कंजर्व। जो रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है क्वांटिटी में है तो मैं उसी के कंजर्व करूँगा। फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शंस थ्रू ए टेक्निकल डेवलपमेंट इन ए फेवरेबल इन ए लॉन्ग टर्म। तो मैं ऐसे उसका यूटिलाइज करने के लिए ट्राई करूँगा क्वांटिटी कि वो कंजर्व हो सके और उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन उसका ऐसा ढूंढूंगा कि जिसकी वजह से मेन रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। सो डेवलपमेंट इन अ फेवरेबल इन अ लॉन्ग टर्म, तो मैं वही चीज़ को लंबे ड्यूरेशन तक यूज़ कर पाऊँगा। नेक्स्ट, नेसेसरी लॉस शुड बी ए फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड शुड बी ए इन्फोर्स स्ट्रिक्टली। जो लॉ बना दूंगा उसके लिए, और लॉ अगर जब भी आता है तो इट हैज़ बीन यूज जुडिशियसली एंड फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी ए इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। इन्फोर्स स्ट्रिक्टली कर दूंगा। अगर बोला जाए कि इतना ही यूटिलाइज करना है तो हम उसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दे दे, आपके फैमिली मेम्बर्स 6 है, अगर आप दाल राइस और वो खा रहे हो तो दैट इज़ ए अनलिमिटेड, यू विल गेट इट इन अ फुल फ्लेज। लेकिन लास्ट में जो आइसक्रीम आपको सर्व की जाएगी खाना खाने के बाद, इट इज़ इन अनलिमिटेड, सो विल गेट ए 1 कप ऑनली, सो दैट इज कॉल्ड एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज ना। तो उसका जो रेशनिंग फैसिलिटीज़ होगा तो कंपेरेटिवली अच्छी तरह होगा। सो नोबडी विल गेट ए 2 और 3 लाइक दैट। तो वेस्टेजेस कम हो जाएगी, रिसोर्सेज लंबे ड्यूरेशन तक चलते जाएगा। सिटीजन शुड बी ए ऑलवेज acquainted with all the fact associated with the rational usages of the resources and a public awareness should be a cultivated। इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये नंबर पॉइंट जो है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लेमैन को भी इसके बारे में जानकारी दे दें कि रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करना है, देन पब्लिक अवेयरनेस आते ही उसका मिसयूज़ होने का चांसेस कम हो जाएगा एंड कैन बी ए कल्टिवेटेड। तो पीपल विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब भी लगा जाए तो उसका अगर सही मायने में लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसके वेस्टेज होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। टोटल वी हैव लर्न दिस 3 प्लस ओ हियर इज ए 4 प्लस 3 दैट इज ए 7 पॉइंट्स। इट इज हैविंग ए गुड वेटेज फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। सो ये आपको एक थोड़ा याद रख लेना है यहाँ पे। उसके अलावा मैंने जो आगे आपको रिसोर्सेज के टाइप बताए
दैट क्वेश्चन में भी आस्क इन वीएसपी वेरी क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क का होता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसके अंदर सबसे पहले आता है दैट इज ए सॉइल फॉर्मेशन। तो जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन ए वेजिटेशन ग्रो, जहाँ पे हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं या कुछ भी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इज नॉन एज ना सॉइल। तो उसको क्या बोला जाएगा? सॉइल। द सॉइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ ए वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स प्रपोर्शन ऑफ ह्यूमिडिटी, एयर का अंदर वाटर का जो मॉइस्चराइजिंग का जो कैपेसिटी है उसको ह्यूमिडिटी बोला जाएगा, भेजनु प्रमाण, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमस एंड ए एयर आर ए मिक्सड अप इन इट। तो ये तीन चीज़ें उसके अंदर मिली होती है। द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल, और जो बड़े बड़े स्टोन्स जैसे जो पार्ट होते हैं वो ज़मीन के अंदर के पोर्शन में पाए जाते हैं। सॉइल इज अ फॉर्म्ड ड्यू टू ए मटीरियल अवेलेबल थ्रू द डिन्यूडेशन, बायोटिक रेमेनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सड अप विथ इट। तो धीरे धीरे आप पहले के सेक्शन में या 9th में और 8th में आप पढ़ चुके हो कि सॉइल कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बड़े बड़े स्टोन्स जो होते हैं उसका ब्रेक डाउन होना बिकॉज ऑफ द सीजन और वी कैन से ए क्लाइमेटिक कंडीशन, तो इट इज़ ग्रेजुअली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ए स्मॉलर पार्ट। उसके पे इफेक्ट करेगा दैट इज ए ह्यूमिडिटी एज वेल एज ह्यूमस, यानी बीज का प्रोपोर्शन उसके साथ ज्वाइंट होगा, थोड़े ऑर्गेनिक चीज़ें उसके साथ मिक्स होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द आउटर पार्ट ऑफ द सॉइल is going to be a form with the help of this antibiotic element which have the capacity to grow and develop vegetation. So outermost layer of the crust of the earth is called soil, contains minerals and biotic element। वहाँ पे होंगे तो दो चीज़ें वहाँ पे मिलेगी, एक मिनरल मिलेगा, दूसरा बायोटिक एलिमेंट्स मिलेगा वहाँ पे। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन ऑल्दो देयर प्रोपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोपोर्शन सब जगह सेम हो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द सॉइल इज द लेयर ऑन द surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. Factors of the denudation prepare very thin layer through the denudation of rock। तो एक पतला लेयर होता है जो डिन्यूडेशन की वजह से होता है रॉक का। ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यू टू ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए डीके ऑफ द वेजिटेशन और ए इंसेक्ट्स इज एडेड टू दिस। या तो डीके ही किया जाए या तो इंसेक्ट डाल दिए जाते हैं कि जिसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन करके एक पर्टिकुलर थिन लेयर जैसा बन जाएगा। दिस बायोटिक एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन। तो ये वेजिटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर देगी। हीट कितनी ज़्यादा है तो जितनी हीट ज़्यादा होगी बट ऑब्वियस है ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम होती जाएगी एंड टाइप ऑफ द सॉइल विल गेट चेंज। फॉर्मेशन इज सो इम्पोर्टेंट एंड ए वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल फॉर्म्ड ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक्स इन द रीजन ओवर ए लॉन्ग टाइम is the same. So the soil formed out of the same paternal rocks under a different climatic influence है एक ही टाइप के स्टोन्स, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे वेरी होगी तो उसके वहाँ पे जो नीचे जो सॉइल प्रोड्यूस होगी उसकी वैरायटी भी बदलती जाएगी। सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर, सबसे 3 चीज़ें याद रखना है आपको, सॉरी 4। एक आएगा कलर जिससे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, क्लाइमेट कैसा है तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ गोइंग टू गिव यू ए प्रोडक्शन ओवर देयर। थर्ड आता है पेरेंटल रॉक्स, मेन रॉक्स कौन से थे, उसके अंदर एल्यूमिनियम का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, आयरन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, वो हम इसके पे से पेरेंटल रॉक पे से आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। स्ट्रक्चर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। उसके बाद आता है दैट इज़ ए ह्यूमस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। टाइप्स के बारे में बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स हैड डिवाइडेड द सॉइल ऑफ द इंडिया। इसके टोटल 8 अलग अलग टाइप के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है
of these the mountain soil and forest soil are found at a different altitude in a mountainous region. तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखें तो आता है एल्यूवियल सॉइल, सेकेंड नंबर पे आता है दैट इज ए रेड, देन ब्लैक सॉइल, देन लेटरेट सॉइल, देन डेजर्ट सॉइल, फिर आएगा माउंटेन सॉइल, देन फॉरेस्ट सॉइल एंड इट इज अ मार्शी और ए पीटी सॉइल. तो टोटल 8 पार्ट इसके हो जाएंगे. एल्यूवियल सॉइल क्या होगा, तो दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया. ये जो हो गए 8 टाइप, ये आपको पूरे के पूरे टाइप्स याद रखने हैं और क्यों, कौन सी फैक्टर अफेक्ट किए वो ध्यान रखना है. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी कि ये जो 8 टाइप है और उसका सेपरेशन इंडिया के अंदर जो ICRA ने क्लासिफिकेशन करके दिया है उसके हिसाब से ये मैप के अंदर अलग अलग टाइप के सॉइल्स आपको यहाँ पे बताए. 8.1 मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ द इंडिया, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल का पार्ट यहाँ पे आपको बता दिया गया है. दिस रीजन इज कंटेन दिस. ब्लैक सॉइल ज़्यादा करके गुजरात के सर्टेन पार्ट, MP महाराष्ट्र और वो पार्ट के अंदर है. रेड सॉइल जो यहाँ पे बताया गया है. देन लेटराइट सॉइल्स सी शोर के पास वाला जो पोर्शन है वो. फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पे ऊपर भूटान के आजू बाजू वाले दो जो पार्ट है वहाँ पे देखा जाता है. देन ए डेजर्ट सॉइल, इट इज अवेलेबल ओनली इन दिस पर्टिकुलर रीजन दैट इज कोलकाता राजस्थान का एरिया. ये आपको मैप के अंदर पूछे जाते हैं कौन से टाइप ऑफ द सॉइल इज अवेलेबल इन विच पर्टिकुलर पार्ट. तो एक आपको इसको ये जो पूरा है उसके अंदर का एक मेन पार्ट है. एंड बिसाइड दिस आइदर दे कैन आस्क इन अ मैप, तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा. अदरवाइज दे मे आस्क अबाउट टू एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ दिस सॉइल बाय गिविंग द नेम. वो खुद ही नाम दे देंगे कि आपको ब्लैक सॉइल के बारे में लिखना है या एल्यूवियल सॉइल के बारे में. और उसका लोकेशन अगर आपको मैप के बारे में आइडिया होगा तो आपको पता चलेगा. हियर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू टेक वन मैप अलॉन्ग विथ ए स्टेट लैंड. स्टेट के नाम वाला एक मैप ले लोगे, उसको लर्न करने के लिए ट्राई करोगे कि कौन सी चीज़ें और कौन सा स्टेट कहाँ पे है. तो बेस्ड ऑन दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ प्रॉपर वे कि ये साइड है तो केरला यहाँ पे है, राजस्थान में यहीं पे बताऊंगा, ये जो है तो जम्मू एंड कश्मीर बताऊंगा, यहाँ पे आएगा तो बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है वो यहाँ पे है, कलकत्ता यहाँ पे है, बॉम्बे और महाराष्ट्र का बात करें तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, ये MP का रीजन होगा. दैट आई एम एबल टू टेल अबाउट दिस इज बिहार और UP वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कहीं पे है. वो आइडिया पूरे का पूरा ये पंजाब का पोर्शन है. तो ये पूरी चीज़ें मैं अच्छी तरह बता पाऊँ तो फर्स्ट यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स. Remaining pertaining to this particular part we'll see in our next session. Thank you very much for being with us. Thank you.